नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को एक कॉकरेल का बेहतरीन फार्म यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर फार्मर जो है काफ़ी लंबे समय से कॉकरेल की फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं और उसके पहले उन्होंने बॉयलर की भी फार्मिंग यहाँ पर करके रखी थी। तो उनका हम अनुभव जानेंगे बॉयलर फार्मिंग को लेकर के और साथ ही कॉकरेल फार्मिंग को लेकर के उनका काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो साथियों, पोल्ट्री लाइन में अभी किसान भाइयों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर फार्मर भी है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो किस तरह से उनको क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं मार्केटिंग को लेकर के, फार्मिंग को लेकर के, और एक प्लानिंग होता है, वह किसान भाई से हम जानेंगे। काफ़ी अच्छा अनुभव है उनका। आप पीछे उनका फार्म देख पा रहे हैं। यहाँ पर उनके 3 शेड हैं। तीनों शेड में वो 4-4 हज़ार की यहाँ पर जो है मुर्गी रखे हुए हैं। साथियों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरेल फार्मिंग और बॉयलर फार्मिंग में से कौन सा जो फार्मिंग है वो बेहतर है। यहाँ पर हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े हुए हैं वो काफ़ी लंबे समय से जो है कॉकरेल फार्मिंग को अपनाए हुए हैं। उसके पहले उन्होंने बॉयलर में जो शुरुआत करी थी, उसके बाद फिर इनका क्या वजह रहा जो कि इसमें आए कॉकरेल में, तो उसके बारे में हम इनसे काफ़ी सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं। और साथ ही पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके बारे में भी सर हमको काफ़ी सारे अनुभव बताने वाले हैं। तो सर का सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। सामने हमारे किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे सर। मैं अनीश कुमार चंद्राकर, मेरा निवास है भिलाई 3। मैं लेकिन यहाँ लिमतरा में मेरी फार्मिंग है और मैं लिमतरा में अपनी पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ। 13,000 का शेड है और मेरा उसके साथ भी एक बिज़नेस और है जी जो महामाया पेंट्स के नाम से ऑलरेडी पहले से ही इसके फार्मिंग से पहले ही उसको करके रखा हूँ जी और वो दोनों काम मेरे एक साथ चलता है। जी सर। तो सर, आपका ये पोल्ट्री फार्म में आना किस तरह से हो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और कितना समय हो गया? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्ट्री फार्म में अचानक ही आना हुआ है। जी मेरे बड़े भाई साहब ये जगह को हम लोग एक मतलब लगभग 2009 में ही लिए थे। जी मेरा निवास भिलाई 3 में है, लेकिन उस समय थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा कमाए थे तो उसी से थोड़ा सा छोटा मोटा जगह ले लेते हैं फार्म बनाने के लिए, वहाँ अपना एंजॉयमेंट के लिए या बच्चों के लिए घूमने फिरने के लिए, ऐसा सोच के लिए थे इसको। जी लेकिन बाद में हमारे यहाँ मामा का लड़का जो है वो हमसे पहले फार्मिंग कर रहा था, वो उनसे लिए जानकारी लिए तो बड़े भाई ने थोड़ा सा प्रभावित हुआ उससे। जी और प्रभावित होने के बाद बोले यार पोल्ट्री फार्म में उन लोग उस समय आज से 10 साल 15 साल पहले 10-12 साल पहले की बात है, जी पोल्ट्री में लगभग कमाई होती थी, घाटा कम होता था। तो उस समय बड़े भैया ने फिर ध्यान ये दिया कि यार हम लोग छोटे से जगह हैं, वहाँ हमको ऐसे भी डेली जाना नहीं हो पाएगा। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने ये बोला कि यार एक करते हैं पोल्ट्री फार्म, अब हम लोग लेबर वेबर रख लेंगे। ऐसा करके उन्होंने फिर पोल्ट्री फार्म का एक वो किया, प्लानिंग किया जी और इस तरीके से फिर पोल्ट्री फार्म आया, मतलब खोलने का प्रोग्राम बना। तो सर, आपने शुरू से ही 3 सेट बना करके रखे थे स्टार्टिंग नहीं, में? शुरू में मैं 2 शेड ही बनाया। जी। मतलब पहले तो हमारे इस खोलने के पहले औरी में एक गोविंद चंद्राकर जी हैं, हाँ। वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे जानकारी लिया पहले कि पोल्ट्री फार्म खोलना है तो क्या क्या करना चाहिए, जी ये पूरी जानकारी लिया उनसे। और जानकारी लेने के बाद फिर उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले तो आप इसमें पोल्ट्री फार्म यदि खोलना है तो फ़ायदे की सोचने के बजाय पहले घाटा की सोच के चलो, क्योंकि कच्चा बिजनेस है। तो यदि आप में इतना वो है मनोबल बनता है जी तो आप खोलिए ऐसे करके। तो फिर उसके बाद उस समय तो अब लगता थी खोलने का, क्योंकि सबको कमाते देख रहे थे, जी भाई को भी कमाते हुए देखा, तो हमने फिर एक तो प्रोग्राम बना ही लिया, प्लानिंग बना ही लिया जी कि सर। हमको पोल्ट्री फार्म खोलना है। जी फिर बैंक से लोन वगैरह ले करके इसको दिखा करके फिर बैंक से लोन लिया और बैंक के सहारे, भारतीय स्टेट बैंक के सहारे फिर हमको ये पोल्ट्री फार्म खोला। जी सर। पहले 2 सेट बनाए थे, 5-5 हज़ार 2.5 हज़ार के 2 सेट बना हुआ था। जी। और सर, इसमें हम जानना चाहेंगे कि बॉयलर और कॉकरेल में क्या मेजर डिफरेंस आ रहा है? बॉयलर को ये मान के चलिए शुरू से ही आपको तो सेंसिटिव है, बॉयलर बहुत सेंसिटिव है, हर मौसम का उसको फ़र्क आता है और जी। हर मौसम में बहुत ध्यानपूर्वक उसको, ठंडी में गर्मी में सब टाइप का उसको, जैसे एक इंसान को, एक छोटे बच्चे को आप घर में जो छोटा बच्चा है जी। उसको आप यदि पालने में जितना ध्यान दे रहे हो जी। उतना ही ध्यान आपको इस फार्मिंग में देना पड़ेगा। और कॉकरेल में? काकरेल में भी ध्यान तो आप यदि बॉयलर की फार्मिंग करने वाला यदि काकरेल में उतना ध्यान दे दे। जी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे हम लोग आज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई कराते हैं, जी तो जी इंग्लिश मीडियम के छात्र को जनरली किसी प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम का बच्चा जा रहा हो उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि उतना ही ध्यान हिंदी मीडियम को दिया जाए
तो बच्चा वाकई में टॉप कर सकता है। समझ जाओ काकरेल की फार्मिंग है। जी आप यदि बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हो जी और काकरेल की फार्मिंग करते समय आप उसको उतना ही ध्यान दोगे, जी ठीक है उतना दवा ही नहीं लगता, दवाई जब लगता है तो बहुत ज़्यादा लगता है जब बीमारियां आती है तो, जी लेकिन शुरुआत में उतना दवाई और उतना सिस्टम नहीं है उसमें। जी इसमें जब बीमारी आती है तो लगभग मैंने देखा है कि 45 दिन से 50 दिन के बीच में ही बीमारियां प्रकोप करता है इस पर। जी और उस समय संभाल लिए तो 750 ग्राम का यदि आ गया और 750 ग्राम के बाद यदि अच्छी ग्रोथ दिख गया, उसके बाद बीमारियां कम पकड़ती है। जी हाँ, उसमें ध्यान बहुत देना पड़ता है। इसमें 2-3 बीमारियां ज़्यादा आती है। एक बीमारी आरडी, दूसरी कॉक्सी जी और चिकन एनीमिया। जी चिकन एनीमिया यदि सारी बीमारियां आपको धीरे धीरे आ गई तो चिकन एनीमिया आना तय है और उसमें फिर ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है। जी मार्केट कैसा है सर इसका कॉकरेल का? काकरेल का मार्केट पहले ज़्यादा अच्छा था, जी अब काकरेल का मार्केट बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि अब घाटे बॉयलर की तरह होने लगे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, शुरुआत में जब और दाना वगैरह खरीद के बॉयलर की फार्मिंग किया, अचानक जब बॉयलर की फार्मिंग में दाना वाना का रेट बढ़ा, चूजा का रेट बढ़ा, तो फिर हमने सोचा कि उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस बताया कि भाई ऐसा ऐसा है अब, क्योंकि कई ठो चीज़ें ऐसी है कि कच्चा बिजनेस है, सब के सब उधारी नहीं देते। जी तो फिर बाद में फिर हमने ये किया कि नहीं यार कैश का ही काम करेंगे, दाना भी कैश में ख़रीदना है, ये खरीदना है करके जी फिर बॉयलर की फार्मिंग को कम कर दिए। जी बॉयलर की फार्मिंग को देखे कि 2 साल में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। 2 साल फार्मिंग करने के बाद मुश्किल से 2 लाख रुपए की बेनिफिट हुई। जी हमारे सिरसा कला में एक मोहन महाराज हैं, जी वो भी काकरेल की फार्मिंग उस समय करते थे। जी। उनसे हमने पूछा कि काकरेल की फार्मिंग में क्या सिस्टम है, तो उन्होंने बताया यार इसमें ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आती है, इसमें चूजा का रेट स्थिर रहता है और चूजा का रेट स्थिर रहता है और दाना आपको खिलाना है नॉर्मली। जी उस समय जिस समय हमने इसको चालू किया, आज से लगभग 10 साल पहले, जी मतलब 2010 में मैं बॉयलर फार्मिंग किया। जी 10 और 11 दोनों मिला करके मैं बॉयलर फार्मिंग किया। उसके बाद 12 से मैं काकरेल फार्मिंग में आया। जी तो काकरेल फार्मिंग में पहले प्रॉफिट तो कंटिन्यू था, जी मतलब हर फ्लाक में 40 से 50 हज़ार रुपये बच रहा था। जी लेकिन जब से बॉयलर फार्मिंग वाले काकरेल में उतरने लगे, घाटा चालू होने लगा जी और घाटा भी अब बॉयलर की तरह होने लगा इसमें भी। अच्छा अभी और इसके लिए स्ट्रक्चर में कितने माल आ जाते हैं इसमें? इसमें ऐसा है कि मेरा तो शेड, एक ठो शेड तो 2500 का है, लेकिन अपने को इसको 850 ग्राम और 900 ग्राम में बेचना रहता है करके मैं लगभग 4000 के आसपास डालता हूँ। जी लेकिन कायदे से पोल्ट्री में और फार्मिंग में यदि आपका शेड 2500 का है और बॉयलर पालना है तो लगभग 1.25 से 1.5 फुट का स्क्वायर फुट, एक बॉयलर मुर्गे के लिए 1.25 से 1.5 फुट जगह चाहिए। जी हाँ, जैसे मान लो मेरा 2500 का शेड है या 5000 का शेड है सपोज़, जी तो 5000 के शेड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 नग ही डल पाएगा। जी सर हाँ, ये मेरा पोल्ट्री फार्म का असली कर्मचारी है जी और इसी के भरोसे मैं इतनी फार्मिंग कर पा रहा हूँ। रात और दिन का सारा देख रेख यही करता है। इसका नाम है किशुन। अपना नाम बता किशुन। किशुन सेन इसका नाम है। जी ये मूल निवासी देवबलौदा का जी है ना, लेकिन पूरे परिवार को लेकर के इस फार्मिंग में मेरा साथ देता है ये है। और इसी के भरोसे मैं अभी तक का इतना फार्मिंग, जो 10 साल से जो फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं प्योर इसी के भरोसे कर रहा हूँ। और मैं पहले एक उड़िया लेबर रखा था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, 2 साल में मैं उनको निकाल दिया। उसके बाद जब से मैं इनको रखा हूँ, अब इनके साथ ही मेरा फार्मिंग चल रहा है और आगे चलता रहेगा। अंत में हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे नए किसान भाई हैं इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए बॉयलर या फिर पोल्ट्री लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सामने जो देख रहे हैं उनको? इसमें ऐसा है सर, यदि कोई नया आना चाहता है जी तो सबसे पहले उसको दिल मजबूत करके आना पड़ेगा, जी क्योंकि ये कच्चा बिजनेस है। जी सर और कच्चा बिजनेस में ऐसा है कि घाटा पहले सोच के चलिए, जी क्योंकि घाटा तो होता ही है, आइएगा। जी और घाटा के लिए तैयार हैं तो भी प्रॉफिट के लिए आप तैयार होंगे। पूरा रिस्क है और पूरा जुआ की तरह काम होता है इसमें। जी एक प्रकार से समझ जाओ जुआ ही है। हम डालते हैं 5 लाख, हमारा डालना दिखता है, जी। लेकिन वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा वो थोड़ा संभावना कम होती है। अब इसको तभी हिसाब किताब कर सकते हैं कि जब हमारा माल यहाँ से बिक गया, जी। उड़ गया, तो घाटा भी कितना घाटा होगा ये नहीं बता सकते और फ़ायदा भी कितना फ़ायदा होगा ये नहीं बता सकते इसमें। इसलिए कभी भी किसी फार्मर को यदि नया जुड़ना है जी तो फार्मर को अपने आप में तैयार होकर जुड़ना पड़ेगा कि इसमें मेरे को
घाटा भी हो सकता है। जी फ़ायदा सोच के यदि जुड़ेंगे तो फिर आप तकलीफ़ में आएंगे, जी। ऐसा है। तो सर एक जो नए फार्मर है यदि उनका इंटरेस्ट आ ही रहा है तो उनके लिए एक मोटिवेशन छोटा सा जो मतलब क्या करें तो उसमें अच्छा उनको प्रॉफिट हो जाए उसके नहीं, बारे में। इसमें प्रॉफिट का तो सोचना ही नहीं है सर। जी प्रॉफिट तो जी पहले सोचो ही मत आप। जी आप पहले माल जितना अच्छा हो सके आप पालो। जी सबसे पहला बात यह है कि आप जितना अच्छी क्वालिटी का माल पालोगे जी उतना अच्छा आपको 10 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये जो भी रेट आपको एक्स्ट्रा वो उस समय मिल सकता है। जी और बाकी थोड़ा सा ऐसा है कि रेट कॉकरेल का रेट को हम ही लोग थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। हम यदि फार्मर मिल जाएं तो व्यापारियों का भी कोई वो नहीं है, जी हम लोगों को मिलना पड़ेगा उसमें। लेकिन इसमें मोटिवेशन ये है वो उस फार्मर को कि पूर्ण रूप से आप पैसे से लेस होना चाहिए। जैसे एक हमारा जो सैनिक है जी पूरा हथियार से लेस होता है, वैसे ही आपको इस फार्मिंग को करने के लिए पैसे से लेस होना चाहिए, तो तभी आप आगे कर पाएंगे। और बाद में ऐसा रहता है कई ठो फार्मर जैसे मान लो कोई उधारी में दाना खिला रहा है, जी जी अब वो जो दे रहा है वो भी हाथ खड़ा कर दिया, फिर जी बाद में क्या होता है वही चीज़ जो चीज़ 100 रुपये में बिकना है वो माल 80 रुपये में बिकने लगता है। भाई मेरे पास दाना नहीं है खिलाने के लिए, मेरा माल को उठा लो ना 80 में उठा लो, लीजिए ना 70 में उठा लीजिए, आप ले जाइए। ये तरीका ठीक नहीं है, जी इस तरीके में काम करना उचित ही नहीं है। इसलिए व्यापारी वर्ग फार्मर का जो मजबूरी है वो व्यापारी उठा जाता है जी जी इस तरीके से। तो उसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आप कितना अच्छे से माल पाल सकते हो, कितना पैसा आपके पास है। यदि माल आज नहीं उठ रहा है 2 दिन बाद उठना है तो 2 दिन और खिलाने की ताकत होनी चाहिए, उसको दाना क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो। जी धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपने दी धन्यवाद। हमारे सामने किसान भाइयों को। धन्यवाद। साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किसान भाई से समझा कि वह किस तरह से पोल्ट्री फार्म में उनका आना हुआ और किस तरह से वो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। नए फार्मर जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होता है। तो यदि आप जो है वह एक बैकअप प्लान है आपके पास तभी आप पोल्ट्री फार्म में आएँ, वरना आप इसको छोटे छोटे स्तर में देसी में स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में बना। तो जल्दी मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।